मैं राजेश श्याम सर आपके अपने YouTube चैनल EMS कैंपस में फिर एक बार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग एक टॉपिक सकुशल संपन्न किए जिसका नाम था प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अब सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग का चल रहा था और हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपको जो है दोहराते हैं, बताते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रेशर का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ किसे कहते हैं, या इसी को ये कह सकते हैं कि जब कोई लिक्विड रेस्ट में हो तो उसके अंदर यानी सरफेस से h हाइट नीचे किसी पॉइंट पे प्रेशर का मान कैसे फाइंड करते हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अंदर हम लोगों ने सीखा। फिर उसके बाद था थर्ड टॉपिक प्रेशर हेड क्या है, व्हाट इज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड किसे कहते हैं ये हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद क्या था, एक लिक्विड के प्रेशर हेड को दूसरे लिक्विड के प्रेशर हेड में चेंज करना, अर्थात कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड। हेड from one liquid to another liquid। अर्थात एक लिक्विड के प्रेशर हेड को दूसरे लिक्विड के प्रेशर हेड में चेंज करना। ये चार टॉपिक सकुशल हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया। तो आई होप ये चारों चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। जो लोग ये पिछला वीडियो न देखे हों उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग जा करके जो है मैं कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो जा करके पहले देख लीजिएगा। कारण क्या है, इन सब का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आगे आपको परेशान करेगा, तो आप परेशान ना हो इसके लिए सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कल एक चीज़ हम लिख दिए थे लेकिन उसको बताना भूल गए। मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ में आपको मैं बताया था कि किसी भी रेस्ट पोजीशन में स्थित लिक्विड के अंदर प्रेशर का मान इस लॉ से फाइंड किया जाता है, dP/dH बराबर ρg। ये आपका फार्मूला था और आप लोग को मैं प्रॉपर्टी में पढ़ाया है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में, कि ρg को हम लोग स्मॉल w भी लिखते हैं, स्पेसिफिक वेट। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वेट बराबर होता है रोजी। तो ये मैं आपको बताया था, लेकिन कंपटीशन में इसी को कहीं कहीं गामा से भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बताया था कि सॉइल मैकेनिक्स में इसको गामा से भी लिखते हैं, कभी कभी गामा के टर्म में भी इसको पूछ देता है। तो dP/dH बराबर गामा लिख सकते हैं। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था और बताया था इसी नियम को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहते हैं और इसी की सहायता से किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर फाइंड करते हैं। लेकिन एक जगह ऑब्जेक्टिव में इसी को कहीं कहीं आपका इस तरह भी दे देता है, dP/dH बराबर माइनस गामा या माइनस W, और आपसे ये पूछता है कि बताइए इन दोनों में कौन सा करेक्ट है। ये दोनों ऑप्शन दे देता है, प्लस गामा कि माइनस गामा। अब देखिए सही तो दोनों है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो उसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान दीजिएगा। वास्तव में फार्मूला जो होता है, ठीक है, जो वास्तव में होता है वो माइनस गामा को लेकर के ही प्रूफ किया गया है, लेकिन हम प्लस गामा इसलिए लिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अक्सर प्लस गामा ही लेकर के करते हैं। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप इसी को टिक करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में इसको टिक करने का मतलब क्या है, कैसे ये सही है, ये आखिर इसका पर्पज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे ये आपका कोई लिक्विड है, रेस्ट में है, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस जब पढ़े होंगे तो इसमें क्या किया गया है, हमारा ऊपर वाई एक्सिस, जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज करिए, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में हाइट लिया गया है, या 3D की बात करें तो 3D में क्या किया गया है, इसको x लिया गया है, इसको y लिया गया है और इसको z लिया गया है। तो z का मतलब होता है हमारा हाइट से, जैसे आपका ये प्लेन है, ये x हो गया, ये y हो गया इस कमरे में, और जो हाइट होती है उसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
कहीं कहीं वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ पे हाइट को जेड डायरेक्शन में ही लिया हुआ है। अब देखिए आप पढ़े होंगे ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से यदि ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस लेते हैं और नीचे आते हैं तो माइनस लेते हैं। तो जैसे हमारा मूल बिंदु रिफरेंस है, वैसे यदि फ्री सरफेस को हम लोग रिफरेंस माने, ध्यान दीजिएगा, रिफरेंस माने तो इसको रिफरेंस लेते हुए ऊपर की तरफ यदि हम बढ़ते हैं, अर्थात ऊपर की तरफ, यानी हम हाइट इंक्रीज करें, हाइट को इंक्रीज करें, ठीक है। हाइट को जब इंक्रीज करेंगे तो आप बताइए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रेशर के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताए थे प्रेशर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक लाइन आप याद रखिएगा, हाइट इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जब हम डेप्थ की बात करते हैं, अर्थात यही नीचे आते हैं, अर्थात लिक्विड में गहराई बढ़ती जाए, अर्थात डेप्थ जब इंक्रीज करते हैं यहीं पर, तो हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है। ये आपको पता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी प्रेशर का मान इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लेने का मतलब ये लिया गया है, ध्यान दीजिए कि हमारा चूंकि ये डेप्थ इधर जाएंगे तो मूल बिंदु से नीचे की तरफ निगेटिव होता है, तो नीचे के डायरेक्शन में हाइट को लेने की वजह से ही यहाँ माइनस साइन ले लेता है। तो माइनस साइन का मतलब ये होता है कि आपका नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाकी माइनस का मतलब ऐसा नहीं कि प्रेशर आपका माइनस में है, प्रेशर माइनस में नहीं होता है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, प्रेशर माइनस में होता तो है लेकिन माइनस में यहाँ नहीं लेंगे हाइट को, हाइट माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये नीचे की तरफ लेने का मतलब होता है ये कि हाइट जो है हम लोग नीचे, मतलब जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव साइन को शो करता है। और जाहिर सी बात है, जहाँ कहीं भी मेजर करते हैं वो नीचे की तरफ ही जा करके मेजर करते हैं, इसलिए इस फार्मूले में माइनस साइन ही सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो कहीं भी प्लस माइनस दोनों एक साथ आ जाए इसी को टिक करिएगा, नहीं तो आपका मेन न्यूमेरिकल में इसी का यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, एक चीज़ और बता दें, प्रेशर के बारे में आपको बताए थे P बराबर रो जी एच। क्यों दोहरा रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार आपको पड़ेगी। प्रेशर हेड की बात है तो H बराबर क्या बताए थे, P अपान रो जी, अर्थात इसको व्यक्त करते समय किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, या पास्कल में व्यक्त करते हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है बेटा, तो याद रखिएगा इसको मीटर या एमएम के साथ साथ इसको उस लिक्विड को भी मेंशन करते हैं जिस लिक्विड का प्रेशर हेड ज्ञात कर रहे हैं। ये गलती मत करिएगा, केवल मीटर एमएम लिख करके छोड़ दीजिएगा, उस लिक्विड को मेंशन करिएगा। और लिक्विड को मेंशन करने के लिए यदि पारे का हेड प्रेशर हेड निकालना है तो यहाँ पारा लिखिएगा, यदि वाटर का प्रेशर हेड निकालना है तो यहाँ वाटर जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये इस अर्थात प्रेशर को दोनों टर्म में लिखते हैं। जैसे हम कहें कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अभी आगे हम पूरा डिटेल बताएंगे। इसको हम लिखते हैं 101.325 यानी 101.325 किलो पास्कल, यानी 101.325 किलो पास्कल होता है। अब देखिए यहाँ किलो पास्कल होता है, यहाँ पे उस लिक्विड का मेंशन नहीं है, अर्थात रो जी एच के फॉर्म में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्यक्त किया गया है। लेकिन इसी को प्रेशर हेड के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर, अर्थात वाटर का 10.3 मीटर हाइट लिया जाए तब जाके जो प्रेशर मिलेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और इसी को अभी पारे के व्यक्त में व्यक्त करें तो ये होता है 760 mm, तो यहाँ हो जाएगा पारा। तो कहीं इस रूप में भी व्यक्त किया गया हो तो ये भी प्रेशर को ही शो करता है। अर्थात एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, प्रेशर को दो रूपों में व्यक्त करते हैं, एक रो जी एच के रूप में और एक एच के रूप में। ये बात समझ में आ गई थी, एक दो चीज़ें क्लियर था, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। अब एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, आगे कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड में एक छोटा सा पॉइंट था, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए, प्रेशर हेड आप लोग समझे
हाइड्रोस्टैटिक लॉ समझे, प्रेशर समझे। अब कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, प्रेशर हेड, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। अर्थात कोई कह दे कि यहाँ पर किसी लिक्विड का जो प्रेशर हेड है वो 5 मीटर है, और ये मान ले कोई लिक्विड ए है, और ये कह दे किसी इतना ही हेड किसी अनदर लिक्विड में यदि जाएं तो कितना मिलेगा, यानी इस हेड को किसी अनदर लिक्विड के हेड में कन्वर्ट करें तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जिस लिक्विड का पता है उसको आप जो है उसका हेड के साथ साथ उसका आप यस पता कर लीजिए, रो पता कर लीजिए, डब्ल्यू पता कर लीजिए, अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सपोज करिए इसको 1 मान ले तो इसको भी हम लोग जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 ले लेते हैं। जिसका हमको निकालना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग क्या मान लेते हैं, S2 मान लेते हैं, और इसको S2। तो H2 बराबर H1S1, अर्थात ये वाला आपका नोन है और ये इधर वाला सपोज करिए आपका अननोन है। तो आपको नोन की सहायता से अननोन का मान निकालना है, अर्थात ये हेड पता है तो आपको ये हेड निकालना है। तो इसके लिए 2 और चीज़ें पता होनी चाहिए, एक S1 और एक S2। तो आप करेंगे क्या, H2 का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, H1S1 अपान S2, अर्थात जिस लिक्विड का प्रेशर हेड आपको चाहिए उस लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड करना है। किसमें, जिस लिक्विड का प्रेशर हेड पता है और उसी लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी में मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट किसी 2 लिक्विड के लिए। लेकिन सपोज करिए जो हमको इन्हीं दोनों में से यदि एक लिक्विड जो अननोन है वो वाटर हो जाए और ये जो है आपका कोई और लिक्विड हो जाए, तो जब हमको किसी अदर लिक्विड के प्रेशर हेड की सहायता से वाटर का प्रेशर हेड प्राप्त करना हो, तो क्या कॉन्सेप्ट करेंगे। तो एक बात याद रखिए, इन दोनों में यदि इसको वाटर ले ले तो क्या आपको पता है कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 1 होता है। यदि न याद हो तो आप लोग जा करके पहला लेक्चर हमारा जो है देख लीजिएगा, जो है इंट्रोडक्शन के बाद वाला, तो उसमें हम आपको बताए हैं कि यस कैसे उसका 1 होता है। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। तो यदि ये 1 हो गया तो बताइए H2 बराबर क्या फार्मूला मिलेगा, केवल H1S1 मिलेगा। अर्थात किसी भी लिक्विड का हेड पता हो, ये बात याद रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में इसकी जरूरत पड़ेगी और बहुत इजी तरीके से आप प्रेशर का मेजर कर लोगे यदि ये सूत्र आप जानते हो तब। यदि इसके बारे में नहीं पता है तो बार बार आपको कंफ्यूजन होगा। इस सूत्र को ध्यान से देखिए, यानी किसी भी लिक्विड का प्रेशर हेड पता हो और हमको वाटर का प्रेशर हेड चाहिए तो हम क्या करेंगे, जिस लिक्विड का प्रेशर हेड पता हो उसी लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो तुरंत हमको क्या मिल जाता है, वाटर का प्रेशर हेड। नहीं समझ में आया। अर्थात सपोज करिए हमको पारे का हमको पता हो प्रेशर हेड इतना है, तो हम किसी तरह पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर लें और पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी या पारे के हेड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो मिल जाता है वो वाटर का मिल जाएगा प्रेशर हेड। या हमको केरोसिन का प्रेशर हेड पता हो तो केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी का पता करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो भी वाटर का मिल जाएगा। यानी किसी भी लिक्विड के प्रेशर हेड में उसी लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको वाटर का प्रेशर हेड मिल जाता है। ये इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इसकी जरूरत मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में पड़ेगी। तो फिलहाल मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एक कॉन्सेप्चुअल है, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिलहाल उसके पहले इस टॉपिक के अंतर्गत 2-3 टॉपिक रह गया था, उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। जैसे पास्कल लॉ के बारे में पूछता है और फिर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन आता है, और एक चीज है प्रेशर स्केल। ये 3 टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, उस पर किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं उसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, तब आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। और आज मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, पास्कल लॉ।
चलिए तो देखिए, अब अगला जो इम्पोर्टेंट लॉ है पास्कल्स लॉ। क्या होता है पास्कल्स लॉ, इसको हमने लिख दिया है, आप लोग भी चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है, किसी रेस्ट पोजीशन में अर्थात हाइड्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक कंडीशन में, याद रखिएगा, किसी रेस्ट पोजीशन में स्थित लिक्विड के अंदर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर या किसी एक पॉइंट पर, कोई दिक्कत, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर का मान सभी दिशाओं में एक समान होता है। अब किसी भी पॉइंट का मतलब ये होता है कि हर, अब देखिए इसका पूरा डिस्कशन समझिए क्या पूरा मतलब होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई लिक्विड है, ये सपोज करिए रेस्ट में है। अब पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है इस पे पास्कल लॉ क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए, पास्कल लॉ कहता है कि इस पॉइंट ए पर सभी दिशाओं में प्रेशर का मान एक समान होता है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन हो, चाहे वो जेड डायरेक्शन हो, तीनों दिशाओं में प्रेशर का मान एक समान होता है। अर्थात एक्स दिशा में प्रेशर पी एक्स है, वाई दिशा में प्रेशर पी वाई है और जेड दिशा में प्रेशर पी जेड है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, एट पॉइंट ए पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। अब ध्यान दीजिएगा, अब यही कह दे कि सपोज करिए कोई दूसरा पॉइंट हो यहीं पे बी, इसकी हाइट एच ए है और इसकी हाइट यहाँ से एच बी है। तो आपको पूछा जाए क्या इन दोनों पॉइंटों पे प्रेशर बराबर होगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये पास्कल नियम नहीं कहता है। सभी पॉइंट पे नहीं कहा, किसी भी पॉइंट पर, मतलब किसी एक समय में किसी एक पॉइंट की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा। अर्थात एच ए एच बी बराबर नहीं है तो यहाँ का प्रेशर बराबर नहीं होगा। लेकिन इस पॉइंट पर भी बात करें पास्कल लॉ, तो इस पॉइंट पर भी सभी दिशाओं में प्रेशर का मान क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर बी पॉइंट पे भी पूछा जाए तो पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड होगा। अर्थात इसको पी एक्स ए पी वाई ए ये कर दीजिए ए, अर्थात ए पॉइंट के लिए सभी दिशाओं में प्रेशर है और इसको बी पॉइंट के लिए सभी दिशाओं में प्रेशर है। तो ये है आपका पास्कल लॉ। कभी कभी लड़के कहते क्या है कि किसी बर्तन में ऐसे कोई लिक्विड रखा है, ऐसे इसको समझाना है पास्कल लॉ को, तो कहते हैं कि किसी रेस्ट में स्थित लिक्विड सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो ये सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, ये पास्कल लॉ नहीं है, याद रखिएगा। पास्कल लॉ क्या है कि कोई लिक्विड रेस्ट में है तो उसके किसी पॉइंट पर स्थित सभी दिशाओं में प्रेशर एक समान होता है, ये सभी दिशाओं में प्रेशर एक बराबर नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर पूछा जाए, यहाँ का प्रेशर पूछा जाए, यहाँ का प्रेशर पूछा जाए, इस दीवार का नीचे वाली दीवार का, तो जाहिर सी बात है प्रेशर का मान अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा हाइट पर। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर दें तो उस पॉइंट पे प्रेशर का मान सभी दिशाओं में एक समान होता है। ये जो है आपका क्या है, पास्कल लॉ। अभी इसको अभी हम प्रूफ करके बताएंगे, फिलहाल इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। अर्थात दो अलग अलग लिक्विड है तो उनमें प्रेशर का मान अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक ही लिक्विड पे प्रेशर का मान सभी दिशाओं में एक समान होता है। तो आई होप आपका पास्कल लॉ का क्या स्टेटमेंट है ये आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रूफिंग हम आपको बताते हैं, इस पास्कल लॉ को प्रूफ क्यों करते हैं। चूंकि कंपटीशन में इसकी प्रूफिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो है आपके डिप्लोमा वाले भी हैं, तो हम चाहते हैं डिप्लोमा वाले भी जो है या बीटेक जो लड़के कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यदि ये वीडियो देखते हैं तो कम से कम उनको यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो होते हैं, आपके एकेटीयू का एग्जाम होता है, यूपीबीटी डिप्लोमा का एग्जाम होता है, तो उन सबको भी ये फायदा करिए सारे वीडियो, इसलिए उनको भी मद्देनजर देखते हुए हम चलेंगे और कंपटीशन को तो ध्यान में रखा ही जाएगा। इसलिए प्रूफिंग तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम प्रूफिंग बता दे रहे हैं ताकि उनका भी काम चल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं कि पास्कल लॉ कैसे प्रूफ किया जाता है। 60 में समझाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल लिख करके नहीं समझाएंगे, आप लोग बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करते हैं इसको ध्यान से समझिए। चलिए तो देखिए, ये पास्कल लॉ की प्रूफिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए ये कोई लिक्विड है, ये ऐसे रेस्ट में है, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ करना है इसके अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर होता है, तो पॉइंट पे ही प्रूफ करना है। लेकिन हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक वेज, ठीक है, वेज क्या होता है, आप वेज शेप का कोई भी फिनोमेना देख लीजिएगा, कोई भी एलिमेंट आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है। इसकी थिकनेस भी होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम क्या किए हैं, यहाँ पर एक ऐसा वेज लिए हैं जिसकी थिकनेस को हम 1 मान लिए हैं। अब थिकनेस को 1 मानने का मतलब क्या है, ये ए बी एक सरफेस है,
लेकिन इस सरफेस की जो थिकनेस है उसको 1 मानने से आपके सामने आएगा क्या, पूछा जाए ए बी सरफेस का जो एरिया है वो कितना है, तो आप कहेंगे ए बी इंटू 1, अर्थात ए बी ही ए बी सरफेस का एरिया है, और बी सी सरफेस का एरिया बी सी इंटू 1 है, बात समझिएगा, और ए सी सरफेस का एरिया ए सी इंटू 1 है। और यहाँ पे 3 दिशाओं में हमारा प्रेशर, एक्स डायरेक्शन का प्रेशर पी एक्स, वाई डायरेक्शन का पी वाई, और जेड डायरेक्शन का जो प्रेशर है हमारा पी जेड है। ठीक है, ये हमने ले लिया है। अब हमको प्रूफ करने के लिए हम ये देखेंगे कि इस फ्लूइड एलिमेंट पे टोटल कितने फोर्स या कितने तरह के फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, एक इस सरफेस पर ए बी पर पी वाई प्रेशर के कारण लगने वाला फोर्स, एक बी सी पे पी एक्स के कारण लगने वाला फोर्स, और एक ए सी पे पी जेड के कारण लगने वाला फोर्स। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसका भी अपना कुछ न कुछ वेट होगा, और जो ये वेट होगा वो कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। तो मिला जुला के पूछा जाए यहाँ कुल कितने फोर्स हैं, तो आपके सामने टोटल कितने फोर्स आएंगे, 4। अब उन चारों को इक्विलिब्रियम, चारों पे जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लगाएंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा, कौन सा, पास्कल लॉ का। तो हमको मेन प्रूफ क्या करना है बेटा कि पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, फ्लूइड एलिमेंट पर कार्यरत फोर्स, चलिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला जो काम कर रहा है वो सरफेस ए बी पर या सरफेस बी सी की बात कर लें, सरफेस बी सी पर फोर्स, प्रेशर फोर्स है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है बेटा, पी एक्स, और एरिया भी बताएं बी सी इंटू 1 होगा। बताइए ये होगा कि नहीं, अर्थात यही में इसी पे हम बी सी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका फोर्स में कन्वर्ट हो गया, पहले प्रेशर था। तो इसी प्रकार इसमें हम ए बी से मल्टीप्लाई कर दें, इसी प्रकार हम इसमें ए सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सब फोर्स हो गए। तो यहाँ पे लिख दिया गया, इसी प्रकार सरफेस किस पे, बी सी हो गया, ए बी पर फोर्स, ये कितना हो जाएगा बेटा, पी वाई इंटू ए बी इंटू 1, और फिर थर्ड जो हो गया सरफेस ए सी पर फोर्स, ये हो जाएगा पी जेड इंटू ए सी इंटू 1 ये, और उसके बाद फोर्थ जो है वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। चलिए वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट में क्या आएगा बाबू, वेट का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, W बराबर mg, और मास को लिखते समय हम लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो आ जाता है V rho g। अब इस वेज का वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ट्रायंगल के फॉर्म का है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये भी लिख देते हैं हाफ इंटू ए बी जो है इंटू बी सी बेस इंटू परपेंडिकुलर, और इंटू थिकनेस कितना है बेटा 1, बात समझिएगा, और उसके बाद ये आ गया वॉल्यूम। अब इसके बाद यहाँ पे रोजी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये इतने टोटल फोर्स काम कर रहे हैं, तो कौन फोर्स किधर काम कर रहा है इसके बारे में आपको डायरेक्शन बताते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये इंक्लाइंड है, तो इसको भी हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। तो जब 2 कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करेंगे बाबू, तो ये आपका थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और जब ये थीटा हो गया और ये फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P2AC, और थीटा के डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो कास के साथ, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो आपका आएगा साइन के साथ। चलिए, तो इसको 2 डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व कर दिया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे स्थापित कर करके हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको तो आपको प्रूफ करना ही करना है। चलिए,
तो यहां पे लिख रहे हैं इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंडीशन ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, क्योंकि रेस्ट में है फ्लूइड इसलिए उस पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन लागू होगा। ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स में पढ़े हैं, ये मैं आपको डिटेल बताया हूँ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगाते हैं समेशन H इज इक्वल टू 0, अर्थात समेशन H इज इक्वल टू 0 लगाइए। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन फोर्स हैं बाबू, ये दोनों फोर्स हैं। चलिए तो इन दोनों फोर्स को बताइए कितना क्या होगा बाबू। तो यहाँ पे आ जाएगा PZ AC साइन थीटा बराबर PX इंटू BC। चलिए अब AC को इधर लेते आइए, तो यहाँ हो गया PZ साइन थीटा बराबर PX और यहाँ था BC और इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा BC बटा AC। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखिए। अब इस ट्रायंगल में यदि हम यहाँ साइन थीटा की बात करें कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो आपको भी पता होगा साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हो जाएगा BC और बटा AC। तो आपको समझ में आ गया होगा BC बटे AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे यदि हम साइन थीटा लिखते हैं इसी को बराबर करके PX इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से दोनों तरफ साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा PZ बराबर PX। अर्थात एक चीज प्रूफ हो गया आपका कि PZ PX के बराबर है। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं लगा कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लागू हो रहा है। अब जब दूसरा वाला लगाएंगे कंडीशन तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए लागू होता है। तो ये देख लीजिए आप लोग, चाहे इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन प्रूफ करते हैं और बताते हैं आपको कि सेकेंड कंडीशन प्रूफ करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लागू होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, ये ऊपर वाला हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, और सेकंड कंडीशन लगाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा लगाते हैं, दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन V इज इक्वल टू 0। तो समेशन V इज इक्वल टू 0 जब आप लगाएंगे तो क्या आपको ये पता होता है कि सिग्मा बेसन V में केवल वर्टिकल लेंगे, तो वर्टिकल में कौन कौन फोर्स आ रहे हैं बताइए। एक PY इंटू AB और एक ये W वेट आएगा और एक आएगा आपका PZ AC cos थीटा। तो हम नीचे वाले को क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले को निगेटिव ले लेते हैं। तो कौन कौन आएगा बेटा, PZ इंटू AC इंटू कॉस थीटा, ये आ गया आपका एक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, प्लस वेट कितना है बाबू, कितना निकाले थे यहाँ पर, हाफ इंटू AB इंटू BC इंटू रो जी, और फिर माइनस कर दें या बराबर कर दें, हम बराबर कौन सा लिखेंगे, PY इंटू AB। अब समझिएगा यहां से ये आया। अब इसमें हम एक कंडीशन लगा दें, क्या, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट या फॉर ए पॉइंट। अब जब एक पॉइंट की बात करें तो क्या आप लोग पॉइंट के पास वॉल्यूम होगा, क्या पॉइंट के पास वेट होगा, तो नहीं होगा, ये आप लोग जानते हैं। अर्थात पास्कल लॉ एक इस फ्लूइड एलिमेंट के लिए लागू नहीं होगा। पास्कल लॉ जो बताए थे वो एक किसके लागू होता है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लागू होता है तो वहां पर इस वेट का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट बराबर 0। तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पर, इसलिए देखिए ये फॉर ए पॉइंट यानी पास्कल लॉ किसी पॉइंट पे ही लागू होता है। तो क्या बचा आपके सामने, PZ AC cos थीटा और बराबर क्या आया बाबू, PY इंटू AB। अब यहाँ AC को इधर ले जाइए, तो PZ cos थीटा बराबर PY इंटू AB बटा AC, ये AB बटा AC। अब यहाँ पर जब cos थीटा लेंगे बेटा तो आपको cos थीटा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा AB
अपॉन AC। तो इसकी जगह पे हम cos थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा PY इंटू cos थीटा। तो बताइए यहाँ से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आपके सामने आया बेटा, यहाँ PZ बराबर PY। बताइए ये प्रूफ हुआ। और यहाँ हम क्या प्रूफ किए थे, PZ PX के बराबर और यहाँ PZ PY के बराबर। तो यदि PZ PX के बराबर है और PZ PY के बराबर है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या तीनों आपस में बराबर है। यदि राम श्याम का भाई है और श्याम और राम मोहन का भी भाई है, तो हम कह सकते हैं ना कि तीनों आपस में भाई भाई हैं, अर्थात यहाँ पे तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हेंस प्रूव्ड। इसको ही कहते हैं पास्कल लॉ। तो आई होप पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पास्कल लॉ का समझ में आया होगा। तो ये टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव में कहीं कहीं डिफिनीशन के तौर पे पूछ देता है। तो अब चलते हैं हम लोग सेकंड बताते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ प्रेशर। अर्थात पास्कल लॉ के अलावा एक आपके पास्कल का ही ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। पास्कल का सेकेंड नियम क्या है इसका, उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसपे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ पास्कल्स, यानी पास्कल का ये सेकेंड लॉ है। ध्यान दीजिए, ये आपके कंपटीशन में इसका जिक्र कहीं कम किया गया है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो जगह जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, तो अभी किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं उसको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसको समझिए कि आखिर पास्कल ने ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर का क्या नियम दिया, यानी द्रव दाब संचरण का नियम क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, चलिए, तो इस नियम के अनुसार पास्कल जी ने कहा क्या, यदि स्टैटिक कंडीशन में कोई लिक्विड है, ऐसे कोई भी लिक्विड ऐसे रखा हुआ है, तो आपको पता है इस लिक्विड के का जो है ये फ्री सरफेस है। ध्यान दीजिएगा, तो इस लिक्विड के अंदर सपोज करिए इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें, सपोज करिए यहाँ पर P1 है, इस पॉइंट की बात करें यहाँ पर प्रेशर का मान P2 है, हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे प्रेशर का मान P3 है। हम 3 पॉइंट ले लिए, 1 2 3। ठीक है, तो इस लिक्विड के हाइट की वजह से, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इन तीनों की वजह से प्रेशर अलग अलग होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा। अब पास्कल के द्रव दाब संचरण का नियम क्या कहता है और कब लागू होता है, ये मैं बताता हूं आपको। तो इन्होंने कहा क्या, यदि किसी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए, अर्थात इस पर किसी भी तरह से आप बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई कर दो। ठीक है, बाहर से, जैसे बाहर से एक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो तो है, वो तो लागू ही होगा। लेकिन यदि कहीं आप कोई प्रेशर लागू कर दीजिए, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दीजिए, तो उसके ऊपरी सरफेस पर यानी एक्सटर्नल प्रेशर कहीं लगा दिए, तो ये नियम कहता क्या है, इस प्रेशर का मान इस लिक्विड के प्रत्येक पॉइंट पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात इसका कोई लॉस नहीं होता है। अर्थात ये जो बाहर से प्रेशर लगाते हैं बिना लॉस हुए ये सभी दिशाओं में समान रूप से बंट जाता है। अब समान रूप से बंटने का मतलब, अब ये नहीं लगा था तो यहाँ प्रेशर P1 था, अब ये लग गया तो पूछा जाए अब प्रेशर कितना है, तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर ये यहाँ पे जो टोटल प्रेशर हो जाएगा अब P1 प्लस P होगा। यहाँ का जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो P2 प्लस P होगा, और यहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा वो P3 प्लस P हो जाएगा। समझ में आया? अर्थात बाहर से कहीं कोई प्रेशर लगाएंगे तो ये एक समान रूप से इसमें बढ़ जाएगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर इतना इतना बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये कोई कंटेनर है, ध्यान दीजिए, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड जो है। सपोज करिए यहाँ तक आपका इस कंटेनर में वाटर फिलअप है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है वाटर, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ हाइट तक यहाँ पर हम लोग ऑयल ले लिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप बताइए ये जो फ्री सरफेस है ये किसका है, वाटर का, और इसके ऊपर है कौन, ऑयल। तो अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका मान हर एक पॉइंट पर एक समान रूप से होगा। अर्थात इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आयल के कारण प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन जब यहाँ पे आयल के कारण प्रेशर लिया जाएगा तो पूछा जाए इस पॉइंट पर प्रेशर, तो वाटर के कारण तो प्रेशर होगा प्लस आयल का प्रेशर यहाँ जुड़ जाएगा। फिर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर भी आयल उतना ही जुड़ेगा। अर्थात इस फ्री वाटर के फ्री सरफेस पर जो आयल के कारण प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल का काम करेगा, और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है इसमें एक समान रूप से बढ़ जाता है। अभी हम आगे आपको प्रेशर डायग्राम की सहायता से भी इसको मैं डिटेल आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे डायग्राम खींच के बताते हैं, जो लड़के पढ़े होंगे वो समझ जाएंगे, नहीं तो आगे हम डिटेल इसके बारे में बताएंगे। सपोज करिए इसका हम लोग प्रेशर डायग्राम बनाते हैं तो प्रेशर डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानते हुए यदि गणना लेते हैं अर्थात गेज प्रेशर में गणना लेते हैं तो डायग्राम कैसे बनता है, और अभी आगे बताएंगे कि क्या होता है गेज प्रेशर। ये हमारा वर्टिकल ले लीजिए बेस लाइन, क्योंकि हमारा जो प्रेशर का वेरिएशन है वो वर्टिकल है, इसलिए बेस लाइन हमने वर्टिकल ले लिया। जैसे सपोज करिए आप बीम में ये लोड लगा है तो एसएफडी बीएमडी खींचते हैं तो एक बेस लाइन लेते हैं, कहते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स को ऊपर, निगेटिव शियर फोर्स को नीचे। उसी तरह आपका यहाँ बीम हार्जेंटली होता है तो हार्जेंटली वेरिएशन होता है तो बेस लाइन हार्जेंटली ले लेते हैं। यहाँ प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए हमारा जो बेस लाइन है वो हम वर्टिकल ले लिए। अब निगेटिव जो मिलेगा इसके इधर लिखेंगे, पॉजिटिव जो प्रेशर मिलेगा उसके उधर लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए तो बताइए इस पॉइंट पर बात करें तो बताइए आयल के कारण कुछ प्रेशर होगा तो कहेंगे नहीं, यानी यहाँ पर आयल के कारण प्रेशर का मान 0 होगा। अब इसकी ऊंचाई हम सपोज के लिए h1 मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी ऊंचाई h2 मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी ρ2 मान लेते हैं। चलिए तो बताइए इस पॉइंट पर प्रेशर का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसका मान आएगा ρ1Gh1। तो इसका मान जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू स्केल आप यहाँ पर इतना दूर दर्शा दीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक ρ1Gh1 है। और ये यहाँ पर प्रेशर का मान 0 है, यहाँ पे प्रेशर का मान, और देखो इन दोनों प्रेशर, इसका मान ज़्यादा है, इसका मान सबसे कम है, तो बाकी बीच के जो पॉइंट होंगे उनका प्रेशर इनके बीच में होगा, तो हम ट्रायंगुलर वेरिएशन ऐसे दिखा देते हैं। अर्थात ये आपका प्रेशर वेरिएशन मिला। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है इतना दूर, ये है आपका आयल का, ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जाए इस आयल का इफेक्ट नीचे होगा, तो अभी हम बताए हैं कि इस वाटर पे ये चूंकि एक्सटर्नल का काम कर रहा है और अकॉर्डिंग टू क्या है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड प्रेशर ऑफ पास्कल, यानी पास्कल के द्रव दाब संचरण नियम के अनुसार यदि कहीं कोई प्रेशर बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल तो उस लिक्विड में एक समान रूप से बढ़ जाएगा। अर्थात इसके हर एक पॉइंट पर इतना प्रेशर पड़ेगा, तो ये प्रेशर हमारा यहाँ तक एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन अभी हमारी वाटर का लिक्विड का वेरिएशन हम लोग नहीं दिखे हैं, तो वाटर के लिक्विड के वेरिएशन के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये ऐसे आएंगे। तो ये जो इतना वेरिएशन है बेटा, ये ड्यू टू वाटर, और हाई जो होगा ये भी आयल के कारण ही प्रेशर होगा। तो ये होल कॉन्सेप्ट ऑफ जो है आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड ऑफ प्रेशर का है। अर्थात यहाँ पर भी होगा ρ1Gh1 और ये हो जाएगा आपका ρ2Gh2। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको अब इसका क्या एप्लीकेशन है इस नियम का, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बताते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल्स देखिएगा। तो ये समझ में इतना आया है। अब इस पर हम बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और जो है कि कैसे इसको न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक न्यूमेरिकल आएगा हाइड्रोलिक प्रेस, ये हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक में इसका कॉन्सेप्ट आता है। अब हाइड्रोलिक प्रेस किस तरह होता है उस पर बताते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इस पर 2 तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे इस नियम का एप्लीकेशन कैसे हाइड्रोलिक प्रेस में करते हैं और क्या एडवांटेज हमको मिलता है इस नियम से, इसके बारे में ध्यान से समझिए।
देखिए, तो ये जो है आपका इस तरह यहाँ पे एक रैम होता है, इसको बोलते हैं रैम, और इधर आपका इसी के लेवल में, ध्यान दीजिएगा, लेवल आपका चेंज नहीं होना चाहिए, इसी के लेवल में एक और पिस्टन होता है जिसका नाम है प्लंजर। तो यहाँ पे एक प्लंजर ले लेंगे और यहाँ पर एक रैम ले लेंगे और इसके अंदर हम लिक्विड फिलअप कर देते हैं। ये लिक्विड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस। अब इसका एडवांटेज क्या है और ये नियम इसमें लगता कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए इसका जो आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसका एरिया है A2, और यहाँ पर दिख रहा है आपको A2 ग्रेटर देन क्या है, A1 है। तो अब यदि आपको कोई वेट लिफ्ट करना है, कोई वेट उठाना है, सपोज करिए कोई वेट यहाँ पर W है, तो कम से कम प्रयास से भारी लोड को आसानी से उठाया जा सके, इसके लिए हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। तो कैसे उठाते हैं अधिक से अधिक और कैसे इस नियम का एप्लीकेशन होता है, इसको समझिए ध्यान से। सपोज करिए यहाँ पर हमने फोर्स F अप्लाई किया, तो बताइए ये लिक्विड रेस्ट में है कि नहीं, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बाहर से अप्लाई हो रहा है। तो जब इतने एरिया में अप्लाई होगा ये फोर्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होगा इस लिक्विड पर वो P बराबर या P1 बराबर F/A1 होगा। बात समझिएगा, यानी इस एक्सटर्नल फोर्स F के वजह से जो प्रेशर हमारा लिक्विड पे जनरेट होगा P1 बराबर F/A1। अब यह जो प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड ऑफ प्रेशर, इसके अनुसार ये इस प्रेशर का इसमें कहीं कोई लॉस नहीं होगा, ये इसमें सभी दिशाओं में एक समान रूप से बढ़ जाएगा। तो इसमें सभी दिशाओं में एक समान रूप से बढ़ जाएगा, तो ये प्रेशर सभी दिशाओं में हर जगह इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ भी यहाँ इतना प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा, अर्थात ये प्रेशर इतना यहाँ पर पड़ेगा। तो सपोज करिए हम यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है, सपोज करिए यहाँ पे लोड बदल गया, एरिया बदल गया, तो सपोज करिए यहाँ प्रेशर का मान P2 है, तो बताइए P2 का क्या फॉर्मूला होगा, P2 बराबर वो हो जाएगा W/A2। तो यहाँ पे जो प्रेशर मिला वो उसको W/A2 से निकाले और यहाँ जो प्रेशर मिला F/A1 से। लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये नियम लागू नहीं होता है, ये नियम श्योर लागू होता है, अर्थात पास्कल के दरोदाफ संचरण नियम के अनुसार, यानी आपका जो P1 होगा वो बराबर होगा किसके, P2 के, या जो P2 होगा वो बराबर होगा P1 के। बताइए तो P2 का मान कितना है बेटा, W/A2, और इसका मान कितना है, F/A1। अब इस फार्मूले से क्या हमको एडवांटेज मिला, कैसे, इसके बारे में आगे थोड़ा सा समझिए। इसको हम इधर लेके आए तो W बराबर क्या मिला बेटा, F/A2/A1। अब आप बताइए A2 का मान A1 से बड़ा है कि नहीं, अर्थात यदि इस एरिया का मान इसकी अपेक्षा हम सपोज करें 100 गुना ले लें, एक एग्जाम्पल के तौर पर, वो 1000 गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 100 गुना ले लें, तो बताइए जब यहाँ A2 की जगह पे 100 A1 पुट करेंगे तो W बराबर हमारा F/100 मिलेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अर्थात यानी इस तरह का कॉन्सेप्ट यदि हम लें, अर्थात यहाँ पर यदि हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पर F का मान 1 न्यूटन रखें, तो W का मान कितना आएगा, ये आएगा आपका 100 न्यूटन। अर्थात 1 न्यूटन के एक्सटर्नल फोर्स की सहायता से यहाँ पर हम कितने न्यूटन का वेट उठा सकते हैं, 100 न्यूटन का। उसी प्रकार यदि 1000 गुना हो तब तो 1 न्यूटन के फोर्स से हम 1000 न्यूटन का जो है वेट लिफ्ट कर सकते हैं। अर्थात A2 इस A1 की अपेक्षा जितना अधिक बढ़ा देंगे, और भी प्रोसेस होता बढ़ाने में, जब हम हाइड्रोलिक मशीन पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल इसके बारे में बताएंगे क्या होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जाए तो A2/A1 को भी मैकेनिकल एडवांटेज कह देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से वेट लिफ्ट होगा। यह W/F यानी उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास, दोनों के अनुपात को ही हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो ये भी कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो फिलहाल इस पे आपका न्यूमेरिकल्स आता है।
तो बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हाइड्रोलिक प्रेस का क्या एडवांटेज है और कैसे ये इसमें लागू होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अर्थात आसानी से कम प्रयास से अधिक भार को उठाया जा सकता है और ये कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब इस पर न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल आपको दे देगा प्लंजर का जो है आपका एरिया दे देगा और रैम का एरिया दे देगा, एफ का मान दे देगा, पूछ देगा कितना वेट उठाया जा सकता है, या आपको ये इन चारों में से कोई 3 का मान दे देगा, चौथे का मान आपसे पूछता है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग लगा लीजिएगा। एक छोटा सा इसी में आपको चेंज कर देता है न्यूमेरिकल का स्वरूप जो है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम बताते हैं, दिया हुआ है। चलिए एक न्यूमेरिकल और इस पे देता है जो है थोड़ा सा उससे अलग होता है, तो कंफ्यूज मत होइए किस तरह, उसके बारे में हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। अभी बताए हैं आपको कि रैम आपका प्लंजर के लेवल में होगा, लेकिन कहीं कहीं एक आध न्यूमेरिकल दे देता है आपका ये जो रैम है, ठीक है, ये प्लंजर के लेवल में ना दे करके उससे थोड़ा सा ऊपर कर देता है। ये देखिए ये फिगर है। ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको और पतला कर दीजिए। चलिए इस तरह का जो है आपका न्यूमेरिकल दे देगा और इसमें ऐसे लिक्विड फिट कर देगा, ऐसे ये लेवल में ऐसे दे देगा ऐसे, और ये आपका एच हाइट ऊपर दे देगा। अब पूछेगा आपका कि एफ वेट यहाँ लगा दिया जाए तो कितना वेट यहाँ पर लिफ्ट होगा, अर्थात इस W का मान आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। पास्कल लॉ तो ये तो लागू होगा, हर जगह बराबर होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको कि कहीं कोई हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई लिक्विड हो तो उसके अंदर एक समान हाइट पर जितने भी पॉइंट होंगे एक ही लिक्विड में, उन सब पे प्रेशर का मान बराबर होगा। तो ये जो लेवल है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस लेवल पर प्रेशर का मान हमेशा एक समान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप रैम को इधर इतना बना दीजिए, इधर लिक्विड भर दीजिए, और यहाँ पे वेट कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर प्रेशर का मान और यहाँ पे प्रेशर का मान एक समान होगा। तो यहाँ कितना प्रेशर पड़ रहा है ये देखिए, तो यहाँ पे प्रेशर का मान इसके वजह से इसका एरिया सपोज किए थे A1, तो ये तो F/A1 यहाँ प्रेशर होगा, प्लस इस हाइट की वजह से प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लगाओगे बेटा, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर प्रेशर का मान टोटल कितना हुआ, F/A1 प्लस ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी और ये हाइट, अर्थात ρgh, अर्थात यहाँ पर प्रेशर का मान इतना हुआ, और ये सभी दिशाओं में एक समान रूप से बटेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर का मान आएगा वो W और इसका था क्या A2। तो ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा इतना बदल जाएगा। जब इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ जाए तो आप क्या करिएगा, ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इसी के हाइट के कारण ρgh से प्रेशर निकाल करके और यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से हल करके आप W का मान निकालिएगा। तो इस पे दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक रैम और उसका प्लंजर का लेवल बराबर दे देता है, और एक बराबर न दे करके प्लंजर थोड़ा सा H ऊंचाई ऊपर, तो H ऊंचाई ऊपर कर देगा तो H प्रेशर वहाँ इंक्रीज कर जाएगा। और इस कंडीशन को अप्लाई करके इन सब में से F का मान या तो निकाला जा सकता है, या तो W का मान निकाला जा सकता है, या A1 A2 जो भी निकाला जा सकता है। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको जो है पास्कल के दरोदाव संचरण के नियम का था, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए क्या क्या आप लोग पढ़े, प्रेशर के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज आप लोग को हमने दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको प्रेशर के बारे में हम कंप्लीट करते हैं, जिसका यूज आपका मेजरमेंट ऑफ प्रेशर में होगा। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक
रह गया है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक जो है हमारा जो है वो है प्रेशर स्केल। तो क्या होता है प्रेशर स्केल? बहुत लड़के कन्फ्यूज रहते हैं, इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे। तो देखिए प्रेशर स्केल क्या होता है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोग आराम से समझिए। देखिए प्रेशर स्केल होता क्या है, ठीक है। दाब को जिनके पदों में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें प्रेशर स्केल या आप कह सकते हैं दाब को जिनके पदों में मेजर किया जाता है, अर्थात दाब को इनके पदों में मेजर भी करते हैं। तो दाब को जिनके पदों में व्यक्त करते हैं या जिनके पदों में मापा जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेशर स्केल। अब ये देखिए कौन कौन से होते हैं। ये आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, पहला आपका आता है गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर का मतलब होता है पॉजिटिव गेज प्रेशर, ये याद रखिएगा। और दूसरा होता है आपका सक्शन प्रेशर। कुछ लोग इसी में ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये भी गेज प्रेशर का ही पार्ट होता है। इसका नाम एक और है वैक्यूम प्रेशर। सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, या इसी को निगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं। अब इस नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये भी एक तरह का गेज प्रेशर ही होता है, लेकिन इसको सेकंड नंबर में क्लासिफाई किए हैं। और तीसरा है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ये 3 तरह के प्रेशर हैं, या इसी एब्सोल्यूट प्रेशर का ही एक पार्ट है, चौथा हम बता देते हैं, एक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक बात आपको मैं बता दूं, ये 4 तो लिखे हैं, लेकिन ये दोनों का स्टार्टिंग एक होता है और इन दोनों का स्टार्टिंग एक होता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। कैसे ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, इसको ध्यान से समझिए। क्या होता है गेज प्रेशर, क्या होता है सक्शन प्रेशर, क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बारी बारी से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आपको इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। तो चलिए यहां पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम लोग चारों तरफ से अपने वायुमंडल से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो जब वायुमंडल से घिरे हुए हैं तो हमारे वायुमंडल में वायु है, गैसें हैं। तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित हैं या जो वायु उपस्थित हैं, हमारे पृथ्वी के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एक बार बता दें, हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा एयर हमारे पृथ्वी के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए आप पढ़े होंगे पृथ्वी सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर का मान हमारा क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है, और पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान बहुत ही घट जाता है। ये सारी कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके मान के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कैसे निकाला गया और इसका मान कितना कितना होता है। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, इसका मान ज्ञात किया था, उसका नाम था टोरिसेली।
टोरिसेली, ठीक है। टोरिसेली नामक साइंटिस्ट ने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जिक्र किया था और उन्होंने ही इसका मान निकाला था। कैसे निकाला था इन्होंने, ध्यान दीजिएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव और बनता है यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान किस यंत्र की सहायता से निकालते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसका जो मान होता है वो बैरोमीटर की सहायता से निकाला जाता है, बैरोमीटर। एक ऑब्जेक्टिव और है, बार बार आपसे पूछता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान किस इंस्ट्रूमेंट या किस यंत्र की सहायता से निकालते हैं या किस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस की सहायता से निकालते हैं, तो याद रखिएगा बैरोमीटर होता है। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि बैरोमीटर क्या है, इस कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी ये जो बैरोमीटर होता है एक सिंपल ग्लास की ट्यूब होती है इस तरह की, और इस पे ग्रेजुएशंस बने होते हैं ऐसे, यानी स्केल बने होते हैं, ठीक है। कितना mm है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान मेजर करने के लिए इस बैरोमीटर में हम लोग जिस लिक्विड का प्रयोग करते हैं उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं मरकरी, अर्थात यूँ कहा जाए कि इसमें अक्सर मरकरी का ही यूज किया जाता है। तो क्यों मरकरी या पारे का ही यूज करते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है, उसके बारे में भी हम अभी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब कैसे इन्होंने इस बैरोमीटर और मरकरी की सहायता से इन्होंने प्रेशर को मेजर किया, उसके लिए एक छोटा सा हम फिगर यहाँ पर बनाते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिगर को ध्यान से समझिए और फिर बैरोमीटर को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए यहीं पर हम बता देते हैं, ये मिटा करके ध्यान दीजिए। देखिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसे कंटेनर लिया, इस कंटेनर में ही भी उन्होंने ऐसे पारा भर लिया, ये भी आपका Hg ही है। तो आप बताइए, और इसमें भी ऐसे मरकरी उन्होंने ले लिया, तो आप बताइए इसके फ्री सरफेस पे कौन सा प्रेशर है, तो आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ये कितना है इसको मेजर करना है, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के उन्होंने किया क्या, इसी बैरोमीटर में मरकरी को लेकर के इसको इसी में ऐसे पलट कर रख दिया, ऐसे इसमें उन्होंने पलट कर रख दिया। तो आप बताइए बेटा, जब इसको इन्होंने इसमें पलट कर रखा तो ये लिक्विड जो है ये ओपन है, तो ये लिक्विड इसमें आने का प्रयास करेगा। तो ध्यान दीजिए, जब लिक्विड ये आएगा मतलब इसमें जब जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये अपने वेट के कारण इसके अंदर आने का प्रयास करेगा और इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाने का प्रयास करेगा। तो इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, इधर से अपने वेट की वजह से पारा इसको दबा रहा है। तो होगा क्या, पारा कहीं न कहीं जा करके किसी ऊंचाई पे रुक जाता है। ऐसे रुकने का इन द सेंस क्या है, जैसे इसके अपने खुद के वेट की वजह से यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, और आपको बताए हैं अभी पास्कल के नियम के अनुसार कहीं कोई बाहर से प्रेशर लगाए हैं सभी दिशाओं में एक समान रूप से बढ़ जाता है। तो यहाँ से भी जो प्रेशर होगा इसका यहाँ नीचे से ऊपर लगने लगेगा, और ऊपर से कौन प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ पे इसका सरफेस ये थोड़ा ऊपर जाएगा, इसका सरफेस जहाँ पे जाके रुक जाए और ये इसमें ये अब रुक जाए, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया, अर्थात ये नीचे नहीं आएगा और ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अब ये ऊपर नहीं जा रहा है मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इसका वेट यहाँ पे लग रहा है। तो अर्थात इसके वेट की वजह से जो प्रेशर होगा वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो आपको भी पता है यदि ये यहाँ से यदि h ऊंचाई है, यानी इस बैरोमीटर को ऐसे रखने पर यदि इसमें h ऊंचाई तक पारा ऐसे है, तो इस h के मान को पता करके उन्होंने इस फार्मूले की सहायता से P बराबर ρgh से उन्होंने प्रेशर का मान ज्ञात कर लिया कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अर्थात h का मान पता किया जाए तो इस h के टर्म में भी हम उन्होंने प्रेशर को व्यक्त करते हैं, जिसको कहते हैं प्रेशर हेड। तो उन्होंने जब ज्ञात किया तो इसके टर्म में कितना मान आया, इसके टर्म में कितना मान आया, हम थोड़ा सारणी बना करके उसको लिख देते हैं, सारा मान आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। टॉरिसेली जी ने बैरोमीटर का प्रयोग करके कैसे प्रेशर को बैलेंस करके निकाला, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि पूछता यही सबसे ज़्यादा कि किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से निकालते हैं, याद रखिएगा बैरोमीटर की सहायता से। अब आपको जरूरत पड़ेगा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना कितना होगा, अक्सर दे देता है लेकिन मैक्सिमम आप लोग याद करिएगा। तो क्या क्या है इसके बारे में हम यहीं पर नोट
नोट करते हैं। देखिए कि बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो एक एटीएम का मान क्या क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर ऐसे टेबल बना के लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले पूछा जाए P बराबर ρgh के रूप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कितना आया, तो इसका मान होता है 101.325 किलो पास्कल। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सबसे पहला मान जो होता है वो 101.325 किलो पास्कल। गणना को आसान बनाने के लिए कहीं कहीं 100 किलो पास्कल भी ले लेते हैं। दूसरा आया इसका 1.03, ये आया kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी kgf प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो 1.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान होता है। और इसको इसमें कैसे चेंज करते हैं मैं बता चुका हूं और आप चेंज कर सकते हैं। यानी इतना बराबर होता है 9.81 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 बार, अर्थात एक बार जो होता है वो लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। या इसको आप लिख सकते हैं 10.3 मीटर वाटर, अर्थात वाटर का 10.3 मीटर हाइट लिया जाए तो आपका जो प्रेशर मिलता है वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मिलता है। पारे के रूप में व्यक्त किया जाए तो पारे का जो आता है वो 760 mm पारा, कितना आएगा 760 mm पारा। और फिर इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर एक और आता है टोर, अर्थात यही जो होगा वो 760 आपका टोर होगा। ठीक है, ये आपका टोर आ जाएगा। या आपका एक और आता है PSI, तो ये होता है 14.7 PSI, अर्थात आपका 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 14.7 PSI के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान 101.325 किलो पास्कल भी होता है, 1.03 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, या लगभग 1 बार के बराबर, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 1 बार के बराबर भी होता है, या 10.3 मीटर, ये दोनों हेड के टर्म में है, या 760 टोर भी होता है, या 14.7 PSI। ये PSI वाला चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। यदि जिसको दिक्कत हो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताते हैं कैसे वो PSI वाला चेंज करोगे, उसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। 1 PSI बराबर क्या बताए थे बताइए, 1 पाउंडल अपान इंच स्क्वायर। 1 पाउंडल बराबर 0.456 kgf आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आ जाएगा, या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको जब चेंज करेंगे kgf को, फिर न्यूटन, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 9.81, और इसको जब चेंज करेंगे तो आप जो आएगा ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर, ठीक है, वो 14.7 PSI। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसको इस तरह आप कन्वर्ट करके इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करिएगा, फिर आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर किलो पास्कल में लीजिएगा, तो ये 1 किलो पास्कल 10 पे 5 के बराबर रख दीजिएगा, तो इतना लगभग आपका आ जाएगा। इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो आई होप एटमॉस्फेरिक क्या होता है इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको बता देते हैं। जैसे कहता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेजी से गिरता है तो क्या होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से बढ़ता है तो क्या होता है, या ग्रेजुअली ऊपर जाता है तो क्या होता है, इसके बारे में आप पॉइंट करके चाहे तो लिख सकते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरने लगे या तेजी से अचानक गिर जाए, यानी किसी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाता है तो आपके आंधी तूफान आने का संकेत होता है। ये आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी आपको सर पढ़ाएंगे कैसे होता है, फिलहाल यहाँ पे बता दे रहे हैं। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है तेजी से ऊपर जाता है तो समझ लीजिए झमाझम बारिश होता है, याद रखिएगा। यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर गया तो मतलब आंधी तूफान आने का संकेत होता है, और ये अचानक ऊपर गया तो आपका क्या होगा, आंधी झमाझम बारिश होगा। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपका मौसम सुहावना होता है। ये 2-3 पॉइंट भी आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो आई होप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बता दिया। अब प्रेशर स्केल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आपका प्रेशर स्केल क्या है, उसके बारे में क्या रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल में इसकी कहाँ जरूरत है, इसके बारे में हम फोकस करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर स्केल के बारे में बात कर रहे थे तो प्रेशर स्केल के बारे में हम बताते हैं क्या होता है। देखिए प्रेशर स्केल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा जगह, एक ऐसा बेस मानते हैं जहाँ पर प्रेशर का मान 0 हो।
एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहाँ पर प्रेशर बिल्कुल कोई काम नहीं करता हो, उस पॉइंट को हम लोग सर्च करते हैं। तो सपोज करिए एक ऐसा ये लेवल है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। अर्थात आपको बताए हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी पे कुछ पड़ेगा, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे प्रेशर का मान जो है आपका कहीं न कहीं जा करके कुछ न कुछ होगा। अर्थात एक ऐसा जगह जाएं जहां पे प्रेशर का मान जो है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान एकदम बिल्कुल जीरो हो, जहां पे प्रेशर का मान बिल्कुल न लगे। एक ऐसा जगह जिसको कहते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे परम दाब या परम ताप आप सुने होंगे, तो उसी तरह का जहाँ पर आपका प्रेशर का मान बिल्कुल जीरो होता है उसे हम लोग कहते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यहाँ से हम लोग 10.3 मीटर पानी के बराबर या कुछ ऊंचाई पे जाएं तो हमको यहाँ पर कुछ मिलेगा आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए ये आपका प्रेशर को दर्शा देते हैं। ये लाइन हम जो प्राप्त किए हैं यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है वो सपोज करिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ से यहाँ तक। तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए कुछ हाइट पे यदि हम जाएंगे तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मिलेगा। तो हम मान लिए कि ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है। चलिए अब आपको बताए थे यहाँ पे गेज प्रेशर। कोई पूछे गेज प्रेशर क्या होता है तो याद रखिएगा इसकी डिफिनीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए, ध्यान दीजिएगा इसको रिफरेंस नहीं माना गया है क्योंकि हम यहाँ से हमेशा इस डेटम सरफेस से हमेशा नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही रिफरेंस मान लिए। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए कोई प्रेशर मेजर किया जाता है तो वो कहलाता है गेज प्रेशर। अब ये पॉजिटिव गेज प्रेशर है कि निगेटिव गेज प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा। तो गेज प्रेशर को अक्सर हम पॉजिटिव में ही लेते हैं, तो रिफरेंस मानते हुए अब डिफिनीशन क्या देंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए उसके ऊपर मापा गया प्रेशर यह कहलाता है गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर। ध्यान दीजिएगा। नोट कर लीजिए आप लोग, ये है आपका यहां से यहां तक ये है आपका गेज प्रेशर। अब इसी को रिफरेंस मानते हुए जब इसी के नीचे प्रेशर मेजर करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए वहीं से नीचे जब प्रेशर आते हैं तो ये कहलाता है आपका वैक्यूम प्रेशर। नहीं समझ आ रहा हो तो बोल दे रहे हैं, ये है वैक्यूम प्रेशर। यानी गेज प्रेशर, और ये इसको सीधा कर लीजिए थोड़ा सा जी, ऐसे इसको लिख देते हैं गेज प्रेशर। चलिए, और ये है आपका वैक्यूम प्रेशर। लेकिन जब हम कहीं कोई भी प्रेशर को मापते समय यदि इसको जो है बेस माना जाए, यानी जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए जहां कहीं कोई प्रेशर मेजर करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक आ जाएं या यहाँ से यहीं तक आ जाएं, हम यहीं तक प्रेशर को मेजर करें मात्र, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मेजर किए हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक तरह का एब्सोल्यूट प्रेशर ही है। तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को रिफरेंस मानते हुए जो भी प्रेशर मेजर किया जाता है वो सब कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये भी जो है यहीं से रेफरेंस लिया गया है, तो ये भी आपका जो है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ही कहलाएगा। तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए जो भी प्रेशर मेजर किया जाए, चाहे एटमॉस्फेरिक से नीचे हो चाहे ऊपर हो कहीं भी हो, इसको रेफरेंस मानते हुए जो प्रेशर मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए जो प्रेशर मेजर करते हैं वो आपका होता है गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक जाते हैं या उसके ऊपर जाते हैं प्रेशर मेजरमेंट करते हैं तो वो गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है। और जब उसी को बेस मानते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो वो कहलाता है वैक्यूम प्रेशर या सेक्शन प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है। तो इससे एक रिलेशन बैठाया जाए एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर में, तो क्या रिलेशन निकल करके सामने आएगा, इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए,
अब पूछा जाए कि एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे यहाँ से यहाँ तक एब्सोल्यूट है, तो आप ये देखा जाता है एब्सोल्यूट में यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक है और है किसके बराबर है, गेज के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ वाला हम एक सूत्र लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर, यही तो सूत्र आप याद रखिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या सूत्र मिलेगा, गेज प्रेशर अब प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गेज प्रेशर, ठीक है। तो एक सूत्र आपका ये सामने आया, और यही ये भी तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये किसके बराबर है, यहाँ में से नीचे वाला घटा दे तब मिल जाएगा। तो नीचे, यहाँ से नीचे जब आएंगे तो वो कौन है, वैक्यूम प्रेशर है। तो एक सूत्र और हम लिख सकते हैं यहीं पर, ध्यान दीजिए, क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर, इसी के नीचे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं मेन इंपॉर्टेंट, इन्हीं दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है और इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिए, कहीं आपसे कोई प्रेशर पूछ दिया कि इस प्रेशर का मान बताइए, तो आपने प्रेशर का मान निकाला, तो कहीं प्रेशर का मान आया और कहते उसको एब्सोल्यूट में चेंज करो, उसको वैक्यूम में चेंज करो, तो कैसे चेंज करोगे ये देखिए। या फिलहाल अब कौन सा प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है ये देख लीजिए। जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे आपका ये जो हो गया आपका जो है मैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो किसी भी मैनोमीटर के द्वारा जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं वो अक्सर इसी में मेजर किया गया है, किस में मेजर किया गया है, गेज प्रेशर में। तो जनरली किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो प्रेशर मेजर करते हैं वो भी आपका कहलाता है गेज प्रेशर। जैसे एक सूत्र आपको बताए थे एक जगह और, कि सपोज करिए ये कोई हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में कोई लिक्विड है, तो इसके ऊपर जो है आपका कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर पूछा जाए तो एच ऊंचाई के कारण जो प्रेशर का मान होता है P बराबर वो रो जी एच। तो केवल यदि रो जी एच ले रहे हैं जबकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आएगा, लेकिन केवल रो जी एच ले रहे हैं, अर्थात एटमॉस्फेरिक को जीरो मान रहे हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक को रिफरेंस माने, इसको जीरो मानते हुए जो भी प्रेशर मेजर करेंगे और प्लस में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो रो जी एच होता है ये एक तरह का गेज प्रेशर है, वहाँ भी हमने मेंशन किया था। और इसी में P बराबर 1 ATM और प्लस रो जी एच कर दें, अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले लिए और रो जी एच ले लिए। अब पूछा जाए ये कौन सा प्रेशर है, तो नो डाउट यह एक तरह का कौन सा प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इसका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ आपको रखना है, बर्नौली थ्योरम में। देखिएगा बर्नौली थ्योरम में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जैसे जेड प्लस पी अपन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपन 2g बराबर कांस्टेंट, या Z1 P1 V1 बराबर Z2 प्लस P2 अपन रो जी और प्लस V2 स्क्वायर अपन 2g, ये सूत्र है। एक इधर P1 है, एक इधर P2 है। इस न्यूमेरिकल्स में अक्सर आपको करता क्या है, थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए, इसको दे देता है गेज में, इसको दे देता है एब्सोल्यूट में। और लड़के क्या करते हैं, प्रेशर को डायरेक्ट उधर गेज रख देते हैं, इधर एब्सोल्यूट रख करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसको ऐसा करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा। यानी आपको इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये दोनों को या तो गेज में रखिए, या तो दोनों को एब्सोल्यूट में रखिए, या तो दोनों को वैक्यूम में रखिए। यानी जिसमें ये होगा उसी में ये भी होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल सही होगा। तो आई होप आपको प्रेशर स्केल समझ में आ गया होगा। फिर एक बार बताते हैं, प्रेशर स्केल में कौन कौन आते हैं, गेज प्रेशर आता है, वैक्यूम प्रेशर आता है, एब्सोल्यूट प्रेशर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। तो एक होता है एक ऐसा जगह जहां पे प्रेशर का मान जीरो होता है, जिसको जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसको रेफरेंस मानते हुए जितना भी प्रेशर मेजर करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही न क्यों हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक का भी बेस यहीं से हुआ है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक तरह का एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन एटमॉस्फेरिक को जीरो मानते हुए जितना प्रेशर मेजर करते हैं वो सब कहलाता है गेज प्रेशर। अर्थात जो है ये देखिए, ये भी गेज
गेज है, ये भी गेज है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव गेज प्रेशर या केवल गेज प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब ऊपर जाते हैं तो प्लस मिलता है और नीचे आते हैं तो माइनस मिलता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानते हुए जो प्रेशर मेजर करते हैं उस ऊपर मेजर करते हैं उसे गेज प्रेशर, और जो नीचे मेजर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कौन सा प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात आप लोग से बतानी है, ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग पूरा वीडियो कंप्लीट पढ़िए, ठीक है, और कहीं कोई डाउट आए तो आप लोग हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग वो डाउट कह सकते हैं, या कहीं कोई लिखने में कोई दिख नहीं रहा है कोई चीज़, या कोई समझ में नहीं आया, या कोई टॉपिक दोबारा हमको आपको दिक्कत हो कि सर इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार हमको रिमाइंड करा दीजिएगा कि सर ये चीज़ें और हमको एक बार समझा दीजिएगा, हमको समझ में नहीं आएगा, तो उसको और बेहतर तरीके से मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं भरसक कोशिश करूँगा SSC जेई हो या कोई भी जेई का एग्जाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड आपका बचे न, या आप कोई निराश न होइए, ठीक है। अभी कुछ मटेरियल खत्म हो जाए फिर मैं ऑब्जेक्टिव का भी सेशन इसमें स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिएगा। और मैं पूरा SSC जेई का कॉन्सेप्ट अभी जल्दी एक सब्जेक्ट और मैं स्टार्ट करूंगा, RCC मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम इधर अभी जो है थोड़ा व्यस्तता है, टाइम हमको इधर अभी थोड़ा मिल जाएगा, तो पैरेलल दो सब्जेक्ट मैं लेकर के चलूँगा। तो आप लोग निराश मत होइए, आपका पूरा कंप्लीट कंटेंट जो है SSC जेई से रिलेटेड, चाहे वो MCQ का हो, चाहे वो थियरी का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो मेंस का हो, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सब कुशल नोट्स बनाते रहिएगा। यदि किसी दिन वीडियो नहीं बन पाता है तो मेरी वो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कहीं मैं फंसा होता हूँ, बहुत सारे काम भी हैं, ठीक है। तो लेकिन भरसक प्रयास करूंगा आपका नुकसान न हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। यदि मेरा एफर्ट आपको समझ में आ रहा है कि सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, या उस बच्चे को जिसको इसकी ज़रूरत है, तो कोशिश करिए वहाँ तक कम से कम ये वीडियो आप पहुँचाने का प्रयास करिए, ताकि जो है मैं फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग से थोड़ा सा, यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तो और अच्छे कंटेंट हमारे दिमाग में आएगा कि बच्चों को और अच्छा कंटेंट देना है। और यदि आप पढ़ करके बिना कमेंट किए, बिना हमको उत्साहित किए आप यदि ऐसे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, और हम भी डमलाइज होंगे, तो हो सकता हो वो कंटेंट आपके सामने न प्रोवाइड कर सके। तो थोड़ा सा जो है मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे क्लास में होता है तो बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अब इतने साल, लेकिन अब ऑनलाइन में वो सुविधा नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग अपने अंदर जुनून दिखाइए, जज्बा दिखाइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जिन लोगों को लगे आपको इसकी ज़रूरत है उन सभी तक ये वीडियो मेरा आप लोग से निवेदन है उन तक पहुंचाइए, ताकि जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं या कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन सब तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइए। उनको मैं कंप्लीट जो है जो भी सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा उस सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।